तो आज हम देखेंगे ऐसे 230 के बारे में जिसकी हेडिंग है और जिसका नाम है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब ऐसे क्या होता है? ऐसे होता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये कौन इशू करता है? हमारा आईसीआई इशू करता है। तो सबसे पहले हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन देखेंगे। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को वर्किंग पेपर भी कहा जाता है। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ एपी एईसी। एपी मतलब एपी डिलोनी है। एपी मतलब ऑडिट प्रोसीजर्स जो एक ऑडिटर परफॉर्म करता है। उसको परफॉर्म करके क्या मिलता है? उसको ऑडिट एविडेंस मिलते हैं। तो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, जब उसको ऑडिट एविडेंस मिल जाता है तो उसका क्या करता है? उससे कंक्लूजन्स बनाता है वो। तो इसलिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन है रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड कंक्लूजन रीच्ड बाय द ऑडिटर। उसके बाद हम देखेंगे नेचर और पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इसके दो पर्पस होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। सेकेंडरी पर्पस को हम एडवांटेज भी बोल सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन है एडवांटेजेस ऑफ नेचर एंड पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तो भी हम यही लिखेंगे। तो प्राइमरी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें इससे एविडेंस पता चलता है कि हमें एविडेंस मिल गया। किसका एविडेंस? अचीवमेंट ऑफ ओएए। ओएए मतलब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। तो और दूसरा है ऑडिट प्लान परफॉर्म्ड एज पर एसएस एंड एलआरआर। एलआरआर मतलब लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो हमें क्या पता चलता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव से? कि एविडेंस ऑब्टेन हो गया हमें और हमने उससे अचीव कर लिया अपना ओएए, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। और हमने जैसे ऑडिट प्लान और परफॉर्म किया था वो एज पर एसएस और एलआरआर है। अब इसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव और एडवांटेजेस इसको याद रखना। असिस्टिंग एनेबलिंग। ईटी का मतलब होता है एंगेजमेंट टीम। अब एंगेजमेंट टीम क्या होती है? अब जैसे एक फर्म है, उसके अंदर 4 पार्टनर्स हैं, सारे सीए होंगे। तो वो जब एक जगह का या एंटिटी का ऑडिट करने जाते हैं तो जो उसको हेड करता है उसको कहते हैं एंगेजमेंट पार्टनर। अब उसके नीचे होते हैं सारे आर्टिकल्स जो उन्होंने रखे होते हैं, या एम्प्लॉयज होते हैं, कोई एक्सपर्ट होता है किसी फील्ड का। तो वो सारे मिलके एक एंगेजमेंट टीम बनाते हैं जिसको हेड करता है एंगेजमेंट पार्टनर। तो assisting engagement team to plan and perform audit, assisting engagement team to DSR work। DSR मतलब direct, supervise and review। अब जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो अपनी टीम को डायरेक्शन दे सकता है कि उनको कैसे काम करना है, उनको सुपरवाइज करेगा कि जो उसने काम उनको डायरेक्ट किया था उन्होंने ढंग से किया या नहीं किया, और जब एक बार काम हो जाए तो उनको वो रिव्यू भी करेगा। तीसरा है एनेबलिंग एंगेजमेंट टीम अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी से मतलब है कि अकाउंटेबिलिटी सेट होती है उसकी। अगर कोई एक स्पेसिफिक काम है, मान लो किसी को अकाउंटिंग एंट्रीज चेक करने के लिए जिम्मेदारी दी है, तो अगर उसमें कोई गलती निकलती है तो हम उस स्पेसिफिक बंदे को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं कि उसकी गलती से हुआ है। फिर उसके बाद चौथे और पांचवें पॉइंट में दोनों में एनेबलिंग है। हम क्या एनेबल होता है इससे? क्वालिटी कंट्रोल और एक्सटर्नल इंस्पेक्शन। जो भी हम ऑडिट करते हैं अगर हमारे पास उसकी अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन पहले से होगी तो उसकी क्वालिटी कंट्रोल जो है वो बढ़ेगा। और दूसरा एक्सटर्नल इंस्पेक्शन। अब इंस्पेक्शन अगर होती है, कुछ कंपनी का फ्रॉड निकलता है, जैसे अभी बायजूस का ऑडिटर ने, डिलॉयट ने रिजाइन कर दिया है, अगर गवर्नमेंट पूछती है कि उसके बारे में तो हम उसको दिखा सकते हैं। हम उनको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दिखाएंगे कि हमने अपना सारा काम डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग किया है। और लास्ट है रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस। अब ये सबको पता होगा कि ज्यादातर जगहों पे कई कई साल तक एक ही ऑडिटर चलता रहता है। अब वो एक ही ऑडिटर चलता है, हर साल थोड़ी वो नई नई डॉक्यूमेंटेशन करेगा। तो जो सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं तो उनकी वो क्या करता है, पहले से ही रिकॉर्ड करके रख लेता है ताकि उनको बाद के काम में भी, ऑडिट्स में भी काम आए। तो हमारा थर्ड टॉपिक है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेलियर टू डिटेक्ट फ्रॉड और ऑडिट। इसमें ये है कि अगर एक ऑडिटर ने अपना ऑडिट खत्म कर लिया बट उसके बाद पता चलता है कि कोई उसमें फ्रॉड या फिर एरर है, तो क्या ऑडिट खराब हो जाएगा? उसकी 5 साल की पढ़ाई मतलब बकवास है, जो उसने किया, जो काम किया उसको आता नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर एक डीप लेड फ्रॉड है अकाउंट्स में कंपनी के और वो नॉर्मल एग्जामिनेशन पे सामने आ ही नहीं सकता, तो हम मानेंगे कि फेलियर ऑफ ऑडिट नहीं है। और ये तब कह सकते हैं अगर ऑडिटर ने अपना काम नेग्लिजेंस में नहीं किया, मतलब यहाँ फोन पे बात कर रहा है और यहाँ टिक के मार रहा है, वो काम नहीं करना, और उसने अपना काम किया एज पर एसए एंड एलआरआर। एसए और एलआरआर मैंने आपको बता दिया क्या होता है। फिर भी एक बार स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट।
अब उसने इन दोनों के उसमें काम किया है, उसने वर्क परफॉर्म इसके अकॉर्डिंग किया, वो हमें कैसे पता चलेगा? इन 3 पॉइंट्स की वजह से हमें पता चलेगा। ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड इन सर्कमस्टेंसेस, जो उसने अपने प्रोसीजर्स लगाए हैं उस समय कैसे सर्कमस्टेंसेस थे, कि उसने सब्सटेंटिव लगाया है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया है, मतलब उसने कैसे प्रोसीजर्स लगाए हैं उससे हमें पता चलेगा। फिर हमें पता चलता है सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, अगर उसने अच्छे से ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया, मतलब अगर कंपनी कहती है कि मेरे पास एक 10 करोड़ का लैंड है, उसने अगर रजिस्ट्री के पेपर चेक कर लिए कि लैंड उन्हीं को बिलोंग करता है, तो वो मान लेगा, ये सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस माना जाएगा। तो तीसरा सूटेबिलिटी एज पर ऑडिट रिपोर्ट बेस्ड ऑन एविडेंस इन लाइट ऑफ ओएए, मतलब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। सूटेबिलिटी ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? मतलब जो उसने रिपोर्ट अपनी दी है उसमें उसने चेक किया है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें कोई मटेरियल में स्टेटमेंट थी या नहीं थी, फिर उसने कैसा अपना ओपिनियन दिया, अगर मिस स्टेटमेंट थी तो उसने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है, या फिर मिस स्टेटमेंट नहीं थी तो उसने क्लीन ओपिनियन दिया है, उस समय ये पता चलता है। थर्ड पॉइंट। सो और लास्ट पॉइंट है ILA, आईला कुछ भी बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। जस्टिफिकेशन नहीं है वो ऑफ ऑब्टेनिंग परसुएसिव एविडेंस लेस देन परसुएसिव एविडेंस। आप ये नहीं कह सकते कि जी इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं ऑडिट में इसलिए मैंने परसुएसिव एविडेंस ऑब्टेन नहीं किया। तो अब हमारा चौथा टॉपिक है फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो सारे बोलेंगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसी हो, एक्सपीरियंस ऑडिटर को समझ आ जाए वैसी हो। हमारी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसी हो, एक्सपीरियंस ऑडिटर को समझ आ जाए वैसी हो। अब ये जनाब है कौन एक्सपीरियंस ऑडिटर? तो ये एक इंडिविजुअल होंगे। इंडिविजुअल से मेरा मतलब है कि ये कोई लिविंग पर्सन होंगे, तो कोई कंपनी, AOP, BOI, पार्टनरशिप फर्म, LLP और कुछ नहीं हो सकते, एक इंडिविजुअल होंगे। वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब फर्म के अपने हो या फिर एक्सटर्नल हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट इंडिविजुअल होने चाहिए। उनके पास क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकल ऑडिट एक्सपीरियंस, मतलब सिर्फ किताबों से ना उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने असल जिंदगी में भी कुछ ऑडिट किया, उन्हें एक्सपीरियंस हो। एंड रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ these 4 items. What are they? AP Delaunay, audit procedures, SALR बहुत बार हो गया। तीसरा है बिजनेस एंटिटी का एनवायरनमेंट, कि वो किस एनवायरनमेंट में काम करती है। जैसे कोई सर्विस सेक्टर होगा तो उसके फिक्स्ड एसेट कम होंगे। अब कोई पढ़ा रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, तो उसके पास फिक्स्ड एसेट में उसके 2-4 लाख रुपए का सेटअप होगा, तो उसके पास करोड़ों की मशीनरी या फिर लैंड तो होगा नहीं। है ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो कैसा होना चाहिए? जो भी जिस भी बिजनेस है एंटिटी का, उसकी जो इंडस्ट्री है उसके हिसाब से। और इसके अब 4 सब पार्ट्स हैं, पार्ट A, B, C, D। हम पहले पहला पार्ट पढ़ेंगे। ऑडिटर का पर्पस क्या होना चाहिए? कि वो ऐसे डॉक्यूमेंटेशन बनाए जो हमारे शक्तिमान को यानी एक्सपीरियंस ऑडिटर को समझ आ जाए। वो क्या क्या होना चाहिए? NAT ऑफ AP। NAT मतलब नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। एक्सटेंट से मेरा मतलब है कि उसने डीप में जाके कोई चीज के एविडेंस करे हैं, या फिर ऊपर ऊपर से उसको देख के समझ आ गया। टाइमिंग मतलब साल के बीच में इंटरिम किया है या फिर कट ऑफ डेट पे यानी ईयर एंड पे किया है। सेकेंड है रिजल्ट ऑफ AP। अब हम ऑडिट प्रोसीजर करते हैं, हमने पहले ही पढ़ लिया कि हम ऑडिट प्रोसीजर करते ही एविडेंस के लिए, तब हमें एविडेंस ऑब्टेन हो जाएगा उससे। तीसरा सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यू टू ऑडिट। अब कोई सिग्निफिकेंट मैटर, जैसे सिग्निफिकेंट मैटर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होता है। जैसे अब मैं एक डायरेक्टर हूँ, मेरे अपनी कंपनी में मैंने अपने साले से ही काम करवा लिया या फिर अपने किसी भी रिश्तेदार से काम करवा लिया। सिग्निफिकेंट मैटर्स का एक एग्जांपल है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। और चौथा है प्रोफेशनल जजमेंट टू रीच कंक्लूजन। अब प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिटर। ये मैंने अपने घर पे शब्द नहीं बनाया, तीनों ये ICI के मॉड्यूल में गिवन है। ट्रेनिंग, नॉलेज, एक्सपीरियंस यूज्ड बाय द ऑडिटर टू रीच एन कंक्लूजन। ये हमारा पार्ट A खत्म हो गया। अब हम पार्ट B पे चलते हैं। इन डॉक्यूमेंटिंग NAT ऑफ AP। हमने देखा था ना कि ऑडिट प्रोसीजर कब होगा, साल के आखिर में होगा, बीच में होगा। उसके जब ऑडिटर्स को रिपोर्ट कर रहा होगा तो उसको उसके अंदर क्या क्या रिपोर्ट करना है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक आइटम, जैसे कोई एक स्पेसिफिक आइटम है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। दूसरा है हु परफॉर्म द वर्क एंड डेट ऑफ कंप्लीशन।
अब कोई भी जैसे ऑडिट होता है अच्छी बिग फोर्स में, अच्छी कंपनियों में ऑडिट होता है, उनके पास शीट्स होती हैं, उसमें लिखा होता है कि काम कौन कर रहा है, वर्क परफॉर्म किसने किया, इंस्पेक्शन किसने करी, ऑब्जर्वेशन किसने करी। तो वही लिखा है किस इंसान ने उसको काम किया और डेट ऑफ कंप्लीशन। जैसे ऑब्जर्वेशन तो हो सकता है 2 दिन में खत्म होगी। ऑब्जर्वेशन से मेरा मतलब है इन्वेंट्री काउंट होती है जैसे, तो इन्वेंट्री काउंटिंग में हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो कैसे करें, तो 1 या फिर मैक्सिमम 2 दिन में हो जाती है। तीसरा है हु रिव्यूड वर्क। अब हु रिव्यूड में हो सकता है मैं प्रिंसिपल हूँ किसी का, या फिर मैं एंगेजमेंट पार्टनर हूँ, जैसे मैंने एंगेजमेंट टीम का बताया था, तो एंगेजमेंट पार्टनर रिव्यू कर सकता है, या फिर और कोई पुराना पार्टनर हो जो उसके साथ गया हो, जिसको एंगेजमेंट पार्टनर ने डेलीगेट किया हो काम। हु रिव्यूड द वर्क एंड डेट एंड एक्सटेंट ऑफ रिव्यू। अब किस दिन उसने किया, अब एक्सटेंट का मतलब है कि अब किसी इंसान ने काम किया तो उसकी चेकिंग जब वो करेगा तो वो ऊपर ऊपर से देख लेगा, कोई अगर उसको लगता है कि यहाँ पे मिसस्टेटमेंट हो सकती है अपने पास एक्सपीरियंस है, तो वो अच्छे से उसको डीप डाइव करके उसका रिव्यू करेगा। तो हम पार्ट सी पे चलते हैं, डॉक्यूमेंटिंग एसएम। एसएम मतलब होता है सिग्निफिकेंट मैटर्स, जो हमने यहाँ पे देखे थे। सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस्ड विद मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। मैनेजमेंट तो आप सबको पता है क्या होता है, टीसीडब्ल्यूजी की फुल फॉर्म होती है दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। क्या होती है? दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। अब ये कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो स्ट्रेटेजी डिफाइन करते हैं कंपनी की, और जिनके ऊपर एंड अकाउंटेबिलिटी होती है। अब रिलायंस में कुछ होता है या फिर टाटा ग्रुप में कुछ होता है, हमारे दिमाग में क्या आता है? मोटा भाई अंबानी या फिर रतन टाटा जी ने किया है। और नेचर ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर एंड व्हेन एंड whom with whom they were discussed। सिग्निफिकेंट मैटर्स जो होते हैं उनका नेचर क्या है, और किससे और कब वो डिस्कस होंगे। अब हम आते हैं पार्ट डी पे, इनकंसिस्टेंसी इन सिग्निफिकेंट मैटर्स। अब इनकंसिस्टेंसी होता क्या है? तो आइडेंटिफाइड इन्फो एंड फाइनल कंक्लूजन जब सेम नहीं होता। अब इसको ऐसे समझते हैं कि कंपनी ने बोला कि हमारे पास जो है 10 करोड़ के सोने के बिस्किट बुलियंस पड़े हुए हैं। अब हमने कहा जी दिखाओ कहाँ पड़े हैं आपके पास 10 करोड़ के बुलियंस। अब हम गए, अब हम ऑडिटर हैं, शक्तिमान तो है नहीं कि हमें सब आता हो, तो हमने एक फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया अपने पास। उसने ऐसे बुलियन लिया और उस पर ऐसे ऐसे ब्रश मारा, पता चला ये तो चांदी का या फिर तांबे का या पीतल का था। तो जब हमारे पास जो आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन होती है जब फाइनल कंक्लूजन से मैच नहीं करती, तो उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंसी। और वो सिग्निफिकेंट मैटर्स में ही देखते हैं हम, और हाउ दे वर एड्रेस्ड वो देखेंगे हम इसमें। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इसके टोटल 7 पॉइंट हैं। पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, साइज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी। अब कोई नॉर्मल सी एंटिटी है जिसका मान लो राइस बेचने का काम है, तो वो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर कोई ट्रेडिंग कंपनी है तो उसके ऊपर सेबी के रूल्स, आरबीआई के रूल्स, कंपनीज एक्ट सब कुछ लग जाता है। सेकेंड है हमारे पास नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड। अब उसके हमारे पास ऑडिट प्रोसीजर्स बहुत सारे होते हैं, रैप, वैप, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, फर्दर ऑडिटिंग प्रोसीजर्स, तो सब आपको पता ही है पहले से। तो नेचर हमने क्या यूज किया वो। तीसरा है आइडेंटिफाइड रोमम। रोमम मतलब होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब होता है, मटेरियल का मतलब समझते हैं, मिसस्टेटमेंट तो सबको पता ही होगा। मटेरियल का मतलब वो होता है जिससे एक जो यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसका इकोनॉमिक डिसीजन इफेक्ट हो जाए, चेंज हो जाए। अब वो हो सकता है क्वांटिटी की वजह से या फिर नेचर की वजह से। तो आइडेंटिफाइड रोमम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। चौथा है सिग्निफिकेंस ऑफ एई ऑब्टेन्ड। एई मतलब ऑडिट एविडेंस। रोमम में और ऑडिट एविडेंस में अगर दोनों की एक्सटेंट ज्यादा है तो डॉक्यूमेंटेशन भी ज्यादा होगी, फॉर्मेट बहुत अच्छे से बनेगा, कंटेंट डीप में जाके लिखा जाएगा। फिफ्थ है नेचर ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड। एक्सेप्शंस का मतलब होता है इनकंसिस्टेंसी। हमने देखा था सोने के बुलियंस में से कैसे पीतल निकल गया था। अब इसका एक एग्जांपल हम लोग डेटर से लेते हैं। हम एक कंपनी है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डेटर दिख रहे हैं 5 करोड़ के। अब ऑडिटर को तो शक होगा ही होगा 5 करोड़ का डेटर, तो उसने फोन मिलाया उसके डेटर्स को। फोन मिलाने के बाद पता चला कि डेटर 5 करोड़ के नहीं, सिर्फ 50 लाख के या फिर 5 लाख के थे। तो इतना इन्फ्लेट कर रखा था डेटर्स को। तो अगर ऐसी कोई चीज सामने आती है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से होगी। 6 पॉइंट है ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज्ड। अब
कैसे हुआ है ऑडिट, मैनुअली हुआ है, एक एक खाता हाथ से लिखा है, या फिर कंप्यूटर पे हुआ है, हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया ही नहीं। कि आप सब जानते होंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल होता है जो कंपनी है उसके जो एंटिटी है उसका जो इंटरनल कंट्रोल है, उस पर तो ऑडिटर अपना ओपिनियन देने के लिए लायबल है ही नहीं, हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे देना है। बेसिस ऑफ कंक्लूजन, अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है पेपर होता है, एक पेपर या फिर कोई डॉक्यूमेंट हमें मिल जाए तो उसके बेसिस पे हम कंक्लूजन बना लेते हैं। अब जैसे कोई घर है किसी का, तो उसके अगर रजिस्ट्री के कागज उसके नाम है तो हम मान लेते हैं कि ये उसी का घर है, तो वैसे ही बेसिस ऑफ कंक्लूजन। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इसको याद करने के लिए एक छोटी सी लाइन है, AA is LCC, AA is LCC। अब ये डायरेक्ट लिखने को नहीं आएगा 2 नंबर में 3 नंबर में, बट ICNS के मैक्सिमम इसको MCQs में पूछा हुआ है 1 नंबर के लिए, तो बस हमें इनके नाम पता होना चाहिए, रट्टा भी नहीं मारना इसका, बट पता होना चाहिए कि ये आता है। यहाँ पे ऑडिट प्रोग्राम्स है, ध्यान रखना, ऑडिट प्रोसीजर AP नहीं है, ऑडिट प्रोग्राम्स है। ए से एनालिसिस, इससे हमारे पास इश्यूज मेमोरेंडा। भी इश्यूज मेमोरेंडा क्या होता है? इश्यूज मेमोरेंडा होता है रफ वर्क, जैसे होता है तो जो रफ वर्क होता है उसको हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में कभी कभी इंक्लूड कर लेते हैं। इस क्या होता है? इश्यूज मेमोरेंडा। इश्यूज मेमोरेंडा क्या होता है? ये होता है रफ वर्क या फिर समरी को कह सकते हैं इश्यूज मेमोरेंडा। LCC, लेटर ऑफ कंफर्मेशन, जैसे हमने डेटर से मंगवाया था कि 5 करोड़ के थे कि 5 लाख के थे। चेकलिस्ट और कॉरेस्पॉन्डेंस कंसर्निंग सिग्निफिकेंट मिसस्टेटमेंट या फिर सिग्निफिकेंट मैटर्स। अब हम पढ़ेंगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन नीड नॉट टू इंक्लूड। इसमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में हमें इंक्लूड क्या नहीं करना, उसमें पहला है सुपरसीडेड ड्राफ्ट्स। अब सुपरसीडेड ड्राफ्ट्स क्या होते हैं? वही जो लड़कों के साथ होता है, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है ना उन्हें। सुपरसीडेड का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना। जैसे एक ही के अब कुछ एंटिटीज में क्या होता है कि प्रिंटर किसी और जगह होता है और जो कंप्यूटर्स होते हैं वो किसी और जगह। कोई आर्टिकल उसने धाड़ 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 प्रिंट की कमांड दे दी, अब वहां पे प्रिंट निकली जा रहे हैं, 2 बार 3 बार निकल गए, तो उसका किसी एंटिटी को कुछ काम है नहीं, तो जो 2 एक्स्ट्रा निकल गए वो हम हटा सकते हैं। दूसरा और तीसरा दोनों में नोट्स की बात है। नोट्स प्रिलिमिनरी थिंकिंग के, जो हम जैसे हम अपनी कॉपी के लास्ट पेज पे रफ वर्क करते हैं, जीरो काटा खेलते हैं, या फिर कुछ हमें काम मिला होता है तो हम लिख के देते हैं रफ वर्क में, प्रिलिमिनरी थिंकिंग हो गई वो। तीसरा टाइपोग्राफिकल एरर, ये होती है स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वो है ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो किसकी प्रॉपर्टी होती है? ओनरशिप किसकी होती है? उस पर होती है ऑडिटर की। ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है वो, ही शुड अडॉप्ट प्रोसीजर्स फॉर कस्टडी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। उसको उसकी कस्टडी का ध्यान रखना है, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कहीं बाहर घूमने घामने गया, कहीं अपनी मैडम के साथ बैठा और फाइल वहीं भूल गए, या फिर कॉन्फिडेंशियलिटी, या फिर उनको सब बता दिया, फिर किसी और क्लाइंट को सब बता दिया एंटिटी के बारे में। ये नहीं करना, कस्टडी और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी है। ही मे, अब ध्यान से देखना है पे मे लिखा है, कोई उसको कंपेल नहीं कर सकता। ही मे एट हिज डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन मतलब अपने हिसाब से, उसके मुताबिक, अगर उसको ठीक लगता है तो। मेक सम पोर्शंस अवेलेबल टू क्लाइंट, पूरे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में से कुछ पोर्शन वो अपने क्लाइंट को अवेलेबल कर सकता है उसकी डॉक्यूमेंटेशन पे, कोई उसको कंपेल नहीं करेगा। ही मे, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, अगर वो ऐसा करता भी अपने क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन देता है तो उसका जो वैलिडिटी ऑफ वर्क इजंट अंडरमाइंड, जो उसके काम की वैलिडिटी है या फिर उसने जो काम किया उससे उसकी इंडिपेंडेंस पे, अगला पॉइंट है इंडिपेंडेंस पे फर्क नहीं आना चाहिए, और उसके जो क्वालिटी ऑफ काम है वो कम नहीं होना चाहिए। अब इंडिपेंडेंस इजंट सैक्रिफाइस्ड। अब इंडिपेंडेंस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि वो किसी और के विशेष पर काम नहीं कर रहा। अगला है प्रिंसिपल एंड ब्रांच ऑडिटर। अब प्रिंसिपल ऑडिटर कौन होता है? रिलायंस का ऑडिटर। और ब्रांच ऑडिटर कौन होता है? जियो का ऑडिटर। अब ये दोनों का आपस में क्या रिलेशन होता है? तो प्रिंसिपल ऑडिटर होता है वो ब्रांच ऑडिटर से क्लैरिफिकेशन मांग सकता है किसी चीज पे, विजिट कर सकता है ब्रांच को, पर उससे वर्किंग पेपर नहीं मंगा सकता, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि जो वर्किंग पेपर या फिर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होती है वो ऑडिटर्स की प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे ब्रांच ऑडिटर की प्रॉपर्टी हुई वो। हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो ऑडिट फाइल। ऑडिट फाइल क्या होती है? तो फोल्डर होता है, फिर अदर स्टोरेज मीडिया होता है। फोल्डर जैसे हमारे घर में नॉर्मल फाइल्स होती हैं उसको फोल्डर कहते हैं, वो फिजिकली फॉर्म में रखी जाएगी। फोल्डर है तो फिजिकल फॉर्म में रखा जाएगा।
अदर स्टोरेज मीडिया तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखी जाएगी, जैसे पेन ड्राइव वगैरह हो गई। उसके अंदर होता क्या, ऑडिट फाइल के अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक एंगेजमेंट, कंटेन्स रिकॉर्ड दैट कंप्राइज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक एंगेजमेंट। स्पेसिफिक एंगेजमेंट यहाँ पे जरूरी वर्ड है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एंटिटी का ऑडिट हो रहा है तो फाइल में उसी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मिक्स नहीं होनी चाहिए। अब इंस्टाग्राम वाले लोगों से हम ट्विटर पे या फिर टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे बात नहीं करते, वैसे ही है ये। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। कैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए, टाइमली बेसिस पे होनी चाहिए, हर चीज जो है वो टाइमली बेसिस पे होनी चाहिए, चाहे वो लाइफ हो चाहे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हो। टाइमली बेसिस पे होने से हमें क्या फायदा मिलता है, क्वालिटी ऑफ ऑडिट एनहेंस हो जाती है, और इवेल्युएट ऑडिट एविडेंस एंड कंक्लूजंस बिफोर इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये तो सबको समझ आ गया होगा, इजी पॉइंट है। अगले पे चलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मैटर्स अराइजिंग आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब ऐसा होता है कि ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा मैटर आ गया तो वो क्या करेंगे, हम देखेंगे पहले। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अकर, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमें वो बाद में पता चला, तो हम उसके लिए नए ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, या फिर जो हमने पहले लगा रखे तो उसकी एक्सटेंट बढ़ा देंगे, न्यू और एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स। अब उनसे क्या होगा, हमें नए ऑडिट एविडेंस मिलेंगे, और नए ऑडिट एविडेंस से हम नए कंक्लूजन्स पे पहुंचेंगे। ठीक है, और जब ऐसा होगा तो ऑडिटर को डॉक्यूमेंटेशन में क्या करना है, सर्कमस्टांसेस एनकाउंटर्ड, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसको न्यू और एडिशनल एपी लगाने पड़े। एपी एई सी हमने याद है पहले भी पढ़ा था, ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट एविडेंस और कंक्लूजन, कि उसने कौन से एपी परफॉर्म किए, एई उसको मिले, और कंक्लूजन उसने ड्रॉ किए। आखिरी पॉइंट क्या लिखेंगे, व्हेन एंड whom चेंजेस मेड इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, कब चेंजेस और किसने चेंजेस किया ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, वो हमें जरूर लिखना है, और रिव्यू किसने किया उन चेंजेस को, ये भी हमें जरूर लिखना है। तो अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, कंप्लीशन मेमोरेंडम और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी। इसमें क्या होता है, ऑडिटर जो होता है वो प्रिपेयर करता है और रिटेन करता है, ये उसकी मर्जी होती है करना है नहीं करना है, इसलिए मेल लगा हुआ है। क्या रिटेन या फिर प्रिपेयर करता है, समरी। समरी किस चीज की, स्पेसिफिक मैटर्स की या फिर सिग्निफिकेंट मैटर्स की, और उसको कैसे एड्रेस किया गया। उससे ऑडिटर को मिलता है कि उसको हेल्प होती है इफेक्टिव और एफिशिएंट रिव्यू इंस्पेक्ट करने में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की। एफिशिएंट एंड इफेक्टिव तो सबको पता है, रिव्यू उसको एक बार देखना कि क्या होता है, इंस्पेक्ट मतलब उसकी थोड़ी इंस्पेक्शन करना, इन्वेस्टिगेशन करना, और सेकंड है अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिलेवेंट एसेट। अब जो एसेस होते हैं हमारे, उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि आपको ये चीज डॉक्यूमेंट करनी करनी है, तो उसके डॉक्यूमेंटेशन में और फुलफिलमेंट में हेल्प करता है, और OAA ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट में। तो अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे उसका, असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट। जब ऑडिट हो जाता है तो उसकी प्रिपरेशन होती है और उसकी कंपाइलेशन होती है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड को ध्यान रखना, इस पे पहले भी करेक्ट इनकरेक्ट आ रखा है। इसके अंदर हम कोई भी ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगाते, कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होते। जो ये हमारी कंपाइलेशन है, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होने के 60 डेज बाद तक हो ही जानी चाहिए, यहाँ पे वही लिखा है। और एक बार ये हो जाए, कंपाइलेशन हो जाए, उसको हम फेंक नहीं सकते, हमें उसको प्रिजर्व करके रखना है अप टू 7 ईयर्स। 7 ईयर्स की इसकी डेट है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के चेंजेस हो सकते हैं वो हम कर सकते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स भी कर सकते हैं। डिलीटिंग सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट्स, अब जैसे जो सब्स्टिट्यूट वाले डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम हटा सकते हैं। सॉर्टिंग, कोलेटिंग, एडी। अब ये कोलेटिंग है, कोल्यूजन नहीं है जो फ्रॉड वाला होता है, कोलेटिंग है, फर्क है दोनों में। सॉर्टिंग, कोलेटिंग, एडी, इसका मतलब होता है कंबाइनिंग। साइनिंग कंप्लीशन चेकलिस्ट, साइनिंग मतलब साइन करना कि कंप्लीशन चेकलिस्ट में किसने क्या काम किया तो उसको साइन करना। चौथा है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एई, जो हमने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए थे उनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है इसमें। ऑब्टेन, डिस्कस्ड, एग्रीड विद ईटी, ईटी मतलब एंगेजमेंट टीम। अगला टॉपिक, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट हमने पहले भी देखा हुआ है, इसका मतलब होता है ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिटर। ठीक है, एक्सप्लेनिंग ऑडिटर्स कंक्लूजन। अब उसने कंक्लूजन बनाया कि डेटर्स में हमारे पास मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो उसने किस बेसिस पे कंक्लूजन बनाया था, उसको
अगर वो उससे कोई 6 महीने बाद पूछता है, साल बाद पूछता है, तो उसको बता पाए कि कंक्लूजन्स क्या थे। इंक्रीज क्वालिटी ऑफ जजमेंट, अगर हम कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट करते हैं, उसको अच्छे से लिख के प्लान करते हैं, तो ऑब्वियसली हमें उसकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है। तीसरी, रिव्यूइंग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, अगर हम खुद भी रिव्यू करना चाहते हैं या फिर कोई बाहर की एंटिटी या फिर गवर्नमेंट उसको रिव्यू करना चाहती है, कब कर पाएगी? जब हमने डॉक्यूमेंटेशन करी होगी प्रोफेशनल जजमेंट्स की, तभी कर पाएगी। चौथा है कैरिंग सब्सिक्वेंट ऑडिट्स, इसका मतलब होता है जैसे एक एंटिटी की मैंने आपको बताया सालों साल तक सेम ऑडिटर रहते हैं, तो अब वो हर बार सोचेगा कि मैंने इस पर्टिकुलर मैटर में क्या जजमेंट लगाई थी, तो उससे बहुत टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर वो एक बार डॉक्यूमेंट करके रख लेगा, तो उसे बस उसे देखना और वो अपना कंक्लूजन बना पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, एग्जांपल्स ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स। वैसे तो सिग्निफिकेंट मैटर्स बहुत सारे हो सकते हैं, पर हमारे आईसीआई ने हमें 5 चीजें लिख के दी हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसी को याद कर लें। लेकिन एग्जाम में अगर कुछ हो तो हम एक आध पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन हमें ये तो आने ही चाहिए। पहला है एमएमएस इन एफएस। एमएमएस मतलब होता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एफएस मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर है तो उसको हम सिग्निफिकेंट मैटर मानेंगे। दूसरा, रिवीजन ऑफ रोमम। रोमम मतलब होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अगर उसके रिस्क रिवीजन होती है या फिर रिस्क बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो हम लिखेंगे उसमें। तीसरा है डिफिकल्टी इन अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर्स। अब हम मैनेजमेंट से मांगते हैं कोई चीज को, डॉक्यूमेंट मांगते हैं, वो कहते हैं जी दे रहे हैं, फिर 2 घंटे तक डॉक्यूमेंट ही नहीं आता। तो अगर ऐसी कोई हम ऑडिटर डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं तो हम उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। चौथा है मॉडिफिकेशन इन ऑडिट रिपोर्ट। अब हमने एक ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट बना ली, बट उसमें अब कोई मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, अगर अच्छे के लिए या बुरे के लिए, मॉडिफिकेशन कोई भी हो सकती है, वो हमें डॉक्यूमेंट करनी है। और लास्ट है इंक्लूजन ऑफ एम्फेसिस ऑफ मैटर्स पैराग्राफ। ये एक चीज है जो अभी मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि ये चैप्टर 11 में हम लोग पढ़ेंगे, बाकी सब मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। होप आपको सारी एक्सप्लेनेशन ऐसे 230 की अच्छी लगी होगी। ये मेरा एक होमवर्क था जो कि नीरज सर ने मेरे को दिया था, मैं प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ। होपफुली आपको दिख ही रहा होगा, प्रोफेशनली तो मैं पढ़ा भी नहीं रहा था, बट ये मेरा एक होमवर्क था जो मेरे को करना था। उसकी जो भी आप लोगों ने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स।